बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैग्नेटिज्म चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, अभी से पहले हम लोग पिछले क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ये पढ़ चुके थे। यानी कि यदि कोई कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये हम लोग सीखे। और उसका डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है तो वो तो उसमें तो डायरेक्शन होता है, तो उसका डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे वो भी हम लोग सीखे कि राइट हैंड थंब रूल या फिर फ्लेमिंग्स या फिर मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये सारा मतलब कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, अक्सर ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो हम लोग सोलेनॉइड पढ़ चुके हैं। सोलेनॉइड कैसा होता है? तो सोलेनॉइड का शेप स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्पाइरल टाइप का लुक होता है उसका। यानी कि जो वायर को यदि स्पाइरल फॉर्म में डाल दें, यानी कि वो सिलिंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में डाल दें, तो उसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। और उस सोलेनॉइड के अंदर में, उसके कोर में हम लोग कोई सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल डाल दें, तो मतलब कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो जैसे अभी बच्चों एक टर्म का यूज किया गया मैग्नेटिक मटेरियल का, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको दो तरीके से बांट रहे हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। यदि हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो उसके लिए हम लोग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे। लेकिन जैसे यदि हम लोग को परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो उसके लिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे। जैसे कि हार्ड स्टील बोल सकते हैं, अ सॉर्ट ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। या फिर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़े कि कई सारा हम लोग एलॉय यूज करते हैं, जिसमें कि आयरन, स्टील वगैरह सब भी होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कोबाल्ट वगैरह सब भी होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यदि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोले इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो कि हम लोग अब तक जो पढ़े भी हैं या फिर उसका एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, वो क्या है? तो एक सिंपल सा, यदि हम लोग कोई एक नेल ले लें, एक कांटी, और उसके चारों तरफ वायर को हम लोग स्पाइरल फॉर्म में डाल दें, यानी कि वो सिलिंड्रिकल कॉइल हम लोग बना दें। यानी कि एक सिलिंड्रिकल कॉइल जो कि सोलेनॉइड है, उसके अंदर में हम लोग एक आयरन नेल एक डाल दें और उससे हम लोग करंट पास कराएं, तो वो जो आयरन, वो जो नेल है वो मैग्नेटिक। तो उसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक नेल, चलो ये मान लेते हैं कि बड़ा सा एक नेल है, कांटी है, और इसके चारों तरफ हम लोग एक वायर लपेट देते हैं। वो वायर इस तरीके से आया और कुछ ऐसा, कि स्पाइरल फॉर्म में दिख रहा है कि ये वायर एक सिलिंड्रिकल कॉइल बना रहा है और बनाता हुआ उसका एक एंड इधर और एक एंड इधर। और इसको हम लोग यदि बैटरी से कनेक्ट कर दें और यहाँ पे एक की भी डालते हैं, तो क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे की ऑन करते हैं, करंट इसे पास करता है, तो ये वायर सोलेनॉइड के शेप में है, उसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सबसे पहले जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उससे स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा होता है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और लेकिन ये टेम्पररी होता है। और यदि आप क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग वहाँ पे सारा कुछ सोलेनॉइड वाला बोल सकते हैं कि सबसे पहले सोलेनॉइड जिस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था उसी चीज़ पे इसका भी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। यानी कि वैल्यू ऑफ करंट पे, कि करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और दूसरा, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, उस पर भी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है। तो क्लास 10th के हिसाब से इतना ही पढ़ना हम लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से, मतलब उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सोलेनॉइड का एक यूज है ये कि सोलेनॉइड से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। अब इसके बाद है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट किस चीज़ से बना हुआ होता है?
तो परमानेंट मैग्नेट भी हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, यानी कि एक सोलेनॉइड के अंदर में यदि ये जो सॉफ्ट आयरन है इसके जगह पे हम लोग हार्ड स्टील डालते हैं। हार्ड स्टील और सॉर्ट ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि मटेरियल जैसे अभी बताया कि मैग्नेटिक मटेरियल दो टाइप से होते हैं, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें हम लोग यूज किए, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि हार्ड कार्बन बताया, जैसे कि कुछ एलॉय अभी होगा डिस्कस, तो वो सारे को यदि हम लोग इसी के अंदर डाल दें सोलेनॉइड के कोर में और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाए, तो उसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वो लूज नहीं करता और वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए जो हम लोग एलॉय यूज करते हैं तो वो जनरली हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और उन एलॉय में हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हम लोग एल्निको, निपरमैग, ये सारे का यूज करते हैं। जैसे कि एल्निको बोला जाए तो एल्निको क्या है, तो एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये सारे का मतलब कि से मिलके बना हुआ है, तो उसको लिख लिया जाए। तो सबसे पहले एल्निको, एल्निको क्या होता है, तो एल्निको एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन से मिलकर बना हुआ है। तो एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट प्लस आयरन, या फिर निपरमैग का भी यूज करते हैं। निपरमैग भी एक तरह का एलॉय है जो कि किस किस चीज से बना हुआ है, तो निकेल, एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन, ये सारी चीजें मिलकर बना हुआ है। तो इन एलॉय का यूज करते हैं हम लोग। इन एलॉय को यदि हम लोग एक सॉफ्ट आयरन की जगह पे सोलेनॉइड के कोर में डालते हैं तो ये और कुछ टाइम, तो जैसा कि दिख रहा है एल्निको और निपरमैग। एल्निको का मतलब एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन, और निपरमैग का मतलब आयरन, निकेल, एल्युमिनियम और टाइटेनियम, इन सारे से मिलकर ये एलॉय बने हुए होते हैं। और इस एलॉय का यूज करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट के लिए, यानी कि जो हम लोग का सोलेनॉइड का जो कोर है उसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन की जगह पे ये एलॉय डालते हैं और मतलब कि कुछ टाइम के लिए करंट पास होने दें, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है जो कि वो लूज नहीं करता और वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे on a charged particle moving in a uniform
मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों मतलब कि सेम टॉपिक है, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूविंग चार्ज पार्टिकल यानी कि करंट, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वो करंट होता है। तो या तो हम लोग बोले कि किसी कंडक्टर से करंट पास कर रहा है और वो किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वहाँ पे उस पर कुछ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्यों लगेगा तो उस चीज़ को हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले उस टॉपिक पे आते हैं कि जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट, दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये क्या है, एक तरह का फोर्स है। अट्रैक्शन का मतलब चलो वो एक दूसरे को मतलब कि अपनी ओर पुल कर रहा है, और रिपल्सन का मतलब एक दूसरे को पुश कर रहा है। तो ये क्या है, तो एक तरह का फोर्स है। तो फोर्स क्यों है, तो दो मैग्नेट हैं, तो दोनों मैग्नेट के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हैं। अब एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई दूसरा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से कुछ फोर्स लग रहा होता है। हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन का रीजन पढ़ चुके हैं कि क्यों होता है ऐसा। यानी कि यदि एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, वहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा हो, तो वो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि यदि किसी कंडक्टर से करंट पास कर रहा होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और यदि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है और वहाँ पे कोई कंडक्टर डाला हुआ है और उस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, तो पहले से भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड उस वायर से करंट पास होने की वजह से हो रहा है। यानी कि दो फील्ड एक ही जगह पे होंगे, और जब दो फील्ड एक जगह पे होंगे, फील्ड ये तो फील्ड फोर्स है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। कुछ इस तरीके से। तो मतलब कि यहाँ पे बस सर्किट समझना है कि क्या हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पे मतलब कि उसका एक टर्मिनल इस एंड से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल इस एंड से कनेक्टेड है। अब यदि हम लोग जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
और जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एल्युमिनियम वायर, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, तो पहले से ही एक मैग्नेट है, और यदि मैग्नेट है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ की ओर है। अब उसके अंदर में एक हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर डाल दिए, अब उससे करंट भी पास करा रहे हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से पहले से है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो पहले से ही था। अब उसके अंदर में हम लोग एक कंडक्टर डाल के दिए, और उस कंडक्टर से हम लोग करंट पास करा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो यहाँ पे सर्कुलर शेप में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दिख रहा है यहाँ पे कि दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे यहाँ पे, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड दो हैं तो दोनों एक दूसरे पे मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स लगा रहा होता है, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, तो डायरेक्शन हम चलो बाद में कर लेते हैं, पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे जो दो फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, उसकी वजह से इसमें कुछ मूवमेंट होगा, वो या तो अंदर की ओर मूव करेगा या तो बाहर की ओर मूव करेगा। यदि एक केस में अंदर की ओर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग यदि बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दें, यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, तो फिर वो बाहर की ओर मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि मतलब कि फोर्स या तो अंदर की ओर लग रहा होगा या फिर हम लोग या फिर बाहर की ओर, और वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी इस केस में बोला जाए तो ये प्लस है, ये माइनस है, करंट इधर से इस साइड आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो मतलब कि यहाँ पे फोर्स अभी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि अभी जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये वाला जो कंडक्टर है, जो कि मतलब कि इस नॉर्थ साउथ पोल के बीच में कुछ इस तरीके से है, तो वो करंट जैसे ही पास करेंगे ये मूव करेगा इस साइड, और क्यों करेगा, क्योंकि कुछ फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही मतलब कि हम लोग बैटरी चेंज कर देंगे, बैटरी के टर्मिनल चेंज कर देंगे, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यदि करंट प्लस इधर माइनस इधर हो, करंट इधर से उस साइड से है, तो इसी कंडक्टर का जो मूवमेंट होगा वो अंदर की ओर होगा, यानी कि फोर्स इस बार अंदर की ओर लग रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो करंट की वजह से, करंट के डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैग्नेट यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर डाल दे, उससे करंट पास कराए, तो उसकी वजह से उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। अब वो फोर्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम लोग समझते हैं। तो अगला टॉपिक वो सारे फैक्टर्स जिस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो फोर्स होगा वो फोर्स डिपेंड करेगा। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि करंट हो, कंडक्टर हो, उससे करंट पास कराए, तो मेनली तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला किस चीज़ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी या फिर पहले चार्ज बोलते हैं कि वो चार्ज पे डिपेंड करता है, तो क्यू, तो चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरा किस चीज पे, तो चार्ज के वेलोसिटी पे, तो प्रोपोर्शनल टू भी। और किस चीज पे डिपेंड करता है, तो और डिपेंड करता है कि इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि प्रोपोर्शनल टू बी। और यदि इस तीनों को एक साथ बोले तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q V B, यानी कि फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। यदि सारा मतलब कि वहां पे परपेंडिकुलर एक दूसरे पे वर्क कर रहा हो, तो मतलब कि वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला यदि ध्यान में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फोर्स Q पे डिपेंड करता है, यानी कि चार्ज पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे एंड मैग्नेटिक फील्ड पे, तो इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। और ये जो फोर्स है जो कि इस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये जो फोर्स लग रहा होता है इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। अब इसी फोर्स को हम लोग दूसरे तरीके से, हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो F इज इक्वल टू, या हम लोग बोल सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू B, प्रोपोर्शनल टू करंट और प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि एक और फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे आ सकता है, F इज इक्वल टू B I L साइन थीटा।
तो दो फॉर्मूला है जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दोनों मतलब कि यूनिट सेम ही है, क्योंकि Q इंटू V हम लोग को पता है कि मतलब कि चार्ज में यदि कुछ वेलोसिटी आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, तो मतलब कि उसमें करंट होगा, क्योंकि रेट ऑफ जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो करंट क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। आई भी क्या है, यहाँ पे यूनिट से हम लोग बता सकते हैं कि दोनों सेम चीज है, क्यू वी वी साइन थीटा और बी आई एल साइन थीटा, क्योंकि क्यू इंटू वी का यूनिट और आई इंटू एल का यूनिट सेम ही है। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम लोग कोई कंडक्टर डालते हैं और उस कंडक्टर से करंट पास कराएं, तो उसकी वजह से उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि चार्ज पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि करंट पे, जो करंट पास कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो कॉमन है, उसके अलावा करंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब बात आती है कि इसके डायरेक्शन की, तो हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे कैसे फाइंड करें कि फोर्स किस साइड लगेगा, इधर लगेगा या इधर लगेगा। तो उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो हम लोग अपने मतलब कि लेफ्ट हैंड के इस तीन उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं सबसे पहले, यानी कि इस चीज को सबसे ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा तो फिर डायरेक्शन समझ नहीं आएगा। तो हम लोग का जो मतलब कि ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के बाकी दो फिंगर को हम लोग बंद कर दे रहे हैं, और ये तीन फिंगर यानी कौन सा, तो थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इस तीनों को हम लोग मतलब कि जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये थंब और ये वाला फिंगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है। यदि हम लोग इस तरीके से बोले तो ये और ये वाला फिंगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है, और यदि इस तरीके से बोला जाए तो भी अभी ये वाला और ये वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी कि तीनों फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि एक रूम का कॉर्नर, उसका एक साइड ऊपर वाला, एक मतलब कि उसके ब्रेथ वाला और एक लेंथ वाला, कुछ इसी तरीके से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने फिंगर को इस तरीके से हम लोग रखेंगे। अब उसके बाद इस तीन फिंगर में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कौन सा किस चीज़ को डिनोट करेगा। तो तीन चीज़ें यहाँ पे, तीन फैक्टर हैं, एक फोर्स की फोर्स का डायरेक्शन, दूसरा करंट का डायरेक्शन और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये वाला फिंगर, तो ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में हम लोग ये फिंगर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्थ है और ये साउथ है, हम लोग को पता है कि आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा होता है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यानी कि ये वाला फिंगर किधर होगा, तो नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड। तो ये दूसरा है करंट, करंट इसको दिखा रहा है, ये वाला फिंगर से हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे करंट मतलब कि डायरेक्शन क्या है, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्लस से इधर से होता हुआ बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर है। तो यदि हम लोग इस वाले सिचुएशन की बात करें तो करंट बाहर की ओर, और ये वाला फिंगर मतलब कि अब यहाँ पे ये देखना है कि इस दोनों, ये तीनों बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो दो डायरेक्शन है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट जिसका डायरेक्शन हम लोग को पता है उसको एडजस्ट करना है, और उसके बाद देखना है कि थंब किस ओर जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है तो उसको हम लोग नीचे की ओर कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर है तो करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर कर रहा है। तो हम लोग का जो थंब का डायरेक्शन है वो किधर दिख रहा है, तो वो इस साइड दिख रहा है, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, तो उस साइड लगेगा। अब यदि हम लोग इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, जैसे कि मान लो कि ये इसी मैग्नेट में ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो डायरेक्शन चेंज क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। अब नॉर्थ से साउथ की ओर, अब अभी बोला जाए तो हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की ऊपर की ओर है। तो हम लोग सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को किस तरीके से रखेंगे, तो बाकी दो फिंगर को बंद करना है और तीन फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। और उसके बाद सबसे पहला काम कि नॉर्थ से साउथ की ओर अपने इस फिंगर को स्थिर रखना है। तो नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर है, तो ये कुछ ऐसा होगा। अब उसका करंट के डायरेक्शन की ओर हम लोग इस वाले फिंगर को रखते हैं, तो इसको हम लोग स्थिर रखते हुए इसको रोटेट करते हैं करंट के डायरेक्शन। तो जैसे करंट दिख रहा है कि वो बाहर की ओर आ रहा है, तो इसको हम लोग रोटेट करता हुआ इस तरीके से बाहर की ओर करेंगे।
अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर दिखा रहा है। तो ये थंब किधर, तो ये थंब हम लोग का इस साइड दिखा रहा है, यानी कि ये फोर्स है, ये फोर्स बाहर की ओर इस ओर लग रहा होगा। यानी कि यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स इस साइड लग रहा होगा। तो इस वाले केस में यदि नॉर्थ पोल साउथ नीचे, साउथ पोल ऊपर, तो फोर्स किस साइड लगेगा, तो फोर्स इस ओर लग रहा होगा, यानी कि ये वाला कंडक्टर इस ओर मूव करेगा। अब कई सारे क्वेश्चन इस पे इस बेसिस पे आ सकते हैं, यानी कि वहाँ पे पोजीशन दिया हुआ रहेगा मैग्नेट का, वहाँ से उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझना है, और उसके बाद वहाँ पे कोई चार्ज मूव कर रहा होगा या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट दिया हुआ होगा, और हम लोग को फोर्स निकालना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो फिर से एक बार कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, तो 3 फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, जिसमें कि थंब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि थंब का डायरेक्शन जिधर होगा, थंब जिस ओर होगा उसी साइड फोर्स लग रहा होगा। ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये फिंगर जिस ओर होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये वाला फिंगर करंट को शो करता है, ये वाला फिंगर जिस ओर होगा उधर करंट होगा। तो फिर मतलब कि जैसे कि यदि कोई मोटर का केस है, या फिर यहाँ पे सिंपल सा बोल देते हैं फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए बाकी 2 डायरेक्शन दिए हुए होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का। अब ये 2 डायरेक्शन को हम लोग पहले एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद जो थंब का डायरेक्शन होगा वही हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो करंट, स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास हो रहा है उसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स है वो फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे ज़्यादा होगा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग पढ़े। और उसका डायरेक्शन किस ओर होगा, इस साइड या उस साइड, तो वो डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग सीखे। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है। यदि कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या फिर इसको रिपीट करके समझने का कोशिश करो। और यदि ये टॉपिक समझ में आ गया तो इसके आगे के टॉपिक बहुत ही आसान है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके बाद हम लोग को मोटर पढ़ना है, वर्किंग ऑफ मोटर। और मोटर का जो वर्किंग है इसी पे बेस्ड है, क्योंकि मोटर में भी क्या होता है कि हम लोग करंट पास कराते हैं, उसकी वजह से वो रोटेट करता है, उस पर फोर्स लगता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे इसी का यही है। यदि इसको हम लोग समझ में आ गया, ये समझ में आ चुका है, तो हम लोग मोटर के वर्किंग को समझ सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में मोटर का वर्किंग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।